बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। मेरे लिए आज बड़ी ख़ुशी की बात है कि मेरे कुछ नौजवान आज यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। शाहिद शरीफ हैं, काशिफ़ हैं, साक़िब हैं। और नौजवानों के आने का एक बुनियादी मकसद ये है कि ये रमज़ान के हवाले से और रोज़ों के हवाले से मेरे से कुछ डिस्कशन करना चाह रहे थे, तो हमने सोचा कि चलें ये जो भी डिस्कशन या जो भी गुफ्तगू हम करेंगे उसे अपने 8 से 80 के दोस्तों तक भी पहुंचा दें, ताकि जो भी कोई मुफीद मालूमात, कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, जैसे हम 8 से 80 का एक मोटो है कि हम फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करेंगे, तो रमज़ान के हवाले से, रोज़ों के हवाले से भी फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हम जो बात करेंगे वो हमारे 8 से 80 तक के दोस्तों तक भी पहुँच जाए। सवाल ये है कि रोज़ों के बारे में आजकल सोशल मीडिया पे कुछ पैगामात सर्कुलेट हो रहे हैं, और जिसमें ये बताया जा रहा है कि जब आप रोज़ा रखते हैं तो पहले दिन क्या होता है, आपका शुगर लेवल कम हो जाता है, आपका बीपी लेवल कम हो जाता है, फिर दूसरे दिन क्या होता है, तीसरे दिन क्या होता है, 7वें दिन क्या होता है, 15वें दिन क्या होता है। और मैंने भी जब ये मैसेज पढ़ा था तो उस वक्त मेरे जहन में भी ये सवाल उठा था कि ये तहकीक किसने की है। और यही ज़ाहिर है मेरे इन नौजवानों का भी सवाल था कि क्या वाकई इस किस्म की कोई तहकीक हुई है कि रोज़ादार के जिस्म का ग्लूकोज़ लेवल, उसके शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल इस तरह से मॉनिटर किया गया हो कि हर रोज़ उसमें कितनी तब्दीली आती है और किस तरह की चेंजेस आती हैं। तो नौजवानों, बात ये है कि साइंस का बुनियादी तौर पर तालिब इल्म हूँ, और साइंस का तालिब इल्म फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करता है, हक़ाइक़ को देखता है और उन तहकीक दानों की बात को गौर से सुनता है जो अपने नताइज के साथ कुछ शवाहिद पेश करते हैं। तो मैंने जब इस हवाले से साइंसी मज़ामीन को खंगाला तो पता ये चला कि कोई 40,000 के लगभग ऐसे तहकीकी मकाले मौजूद हैं साइंटिफिक जर्नल्स में छपे हुए, जिनमें रमज़ान के रोज़ों के हवाले से कुछ तहकीकात तो की गई हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मुझे इन 40,000 मैं सारे तो नहीं देख सका, लेकिन फिर भी जो देखने को मिले उनमें कोई एक तहकीकी मकाला भी इस किस्म का नहीं मिला जिसमें इस तरह की तहकीक की गई हो कि हर रोज़ के हिसाब से या हर घंटे के हिसाब से या सुबह शाम के हिसाब से यह तहकीक की गई हो कि रोज़ादार के जिस्म में, रोज़ादार के खून में शक्कर का लेवल कितना कम होता है, चर्बी किस तरह से कम होती है, उसमें क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं। ऐसी कोई तहकीक मुझे तो देखने को नहीं मिली। बल्कि मैं ये चाहूँगा कि सोशल मीडिया पे हमारे जो दोस्त ये मैसेज शेयर कर रहे हैं दूसरों के साथ, अगर उनके पास इसका कोई रेफरेंस मौजूद है तो वो रेफरेंस ज़रूर हमारे साथ शेयर करें ताकि हमारे इल्म में भी इजाफ़ा हो। जो मुझे देखने को मिला वो समझाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये समझा दूँ कि इंसानी जिस्म के अंदर शुगर क्या है, शक्कर जिसको हम कहते हैं, उसकी लेवल में किस तरह से उतार चढ़ाव आता है, और दूसरे जो कीमियाई मुरक्कबात इंसानी खून में मौजूद होते हैं जो वक्त के साथ साथ या ज़रूरत के साथ साथ उनके सतह में भी रद्द-बदल होता रहता है। तो इसको यूँ देखिए कि इंसानी जिस्म को अपने रोज़मर्रा काम काज के लिए तवानाई चाहिए, और हमारे जिस्म में तवानाई का सबसे बड़ा ज़रिया है शक्कर, जिसे हम शुगर भी कहते हैं, और बुनियादी तौर पे ये ग्लूकोज़ मालिक्यूल है। तो ग्लूकोज़ मालिक्यूल जब तक एक नॉर्मल रेंज में मौजूद हो, हम नॉर्मल हैं। अगर ये नॉर्मल रेंज से ज़रा बाहर चला जाए, ऊपर की सिमत या नीचे की सिमत, तो फिर हमारे लिए मसाइल पैदा हो जाते हैं। ये दो सिचुएशंस हैं। एक को हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, जब शुगर लेवल 180 मिलीग्राम फ़ी 100 ml से ज़्यादा हो जाए, या जब ये 60 से कम पे चला जाए तो हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, और ये दोनों सूरतें हमारे लिए नुकसानदेह हैं। डायबिटिक पेशेंट्स में ये शुगर लेवल 180 यानी 180 मिलीग्राम फ़ी 100 ml से ज़्यादा होता है, और ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं कि ये पर्सन जो है ये अब शुगर का मरीज़ हो गया है, डायबिटिक हो गया है, इसको ज़ियाबीतस हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि हम रोज़ों के दरमियान, रोज़ों के दौरान इंसानी जिस्म में आने वाली तब्दीलियों को ना दो तरह से बयान कर सकते हैं। एक तो जो हमारा इल्म है उसकी बुनियाद पर हम हाइपोथेसाइज़ कर सकते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। मसलन हमें मालूम है कि रोज़ों के दौरान
हमारे खाने पीने के रूटीन आम खाने पीने की रूटीन से बहुत कम हो जाता है। हम सुबह सहरी के वक्त खाते हैं, फिर सारा दिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के तहत हम कुछ नहीं खाते पीते, और शाम को फिर रफ्तार के वक्त फिर हमारा खाना पीना दोबारा शुरू होता है। तो अपने इल्म की बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूँ कि शुगर लेवल कम होगा, क्योंकि हमने जो सुबह खाया वो रोज़मर्रा के मामलात में वो शुगर इस्तेमाल हो गई, उससे एनर्जी इस्तेमाल हुई, एनर्जी हासिल हुई, जिस्म ने काम किया और शुगर लेवल को कम होना चाहिए। अब क्या जिस्म के अंदर कोई ऐसा मैकेनिज़्म मौजूद है कि शुगर लेवल अगर कम हो जाए तो उसको किस तरह से बढ़ाया जा सकता है? तो कुदरत ने एक बड़ा खूबसूरत निज़ाम रखा है। अगर हम ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ग्लूकोज़ या शुगर इस्तेमाल करें तो फिर हमारा जिस्म इस इजाफी शुगर को ग्लाइकोजन नामी मालिक्यूल में तब्दील कर देता है, और वो ग्लाइकोजन हमारे जिगर में और हमारे जो मसल्स हैं उनके अंदर स्टोर हो जाती है। और जब हमारे जिस्म को शुगर की ज़रूरत पड़ती है और हम खाने पीने में इतनी ज़्यादा शक्कर ना ले रहे हों, तो फिर जिस्म इस रिज़र्व को इस्तेमाल करता है, ग्लाइकोजन को, इसे तोड़कर वापस ग्लूकोज़ में तब्दील कर लेता है, और फिर वो ग्लूकोज़ हमारे काम आती है। दूसरे लफ्ज़ों में रोज़े के दौरान हम ये तवक्को कर सकते हैं कि जब हमारा खाना पीना कम हो गया, शुगर की कंजम्पशन कम हो गई, तो जिस्म अपना काम कर रहा है, उसको तो तवानाई चाहिए, तो सबसे पहले तो वो उस शुगर को इस्तेमाल करेगा जो हमारे खून में मौजूद है। और जब इसकी सतह एक ख़ास हद से नीचे चली जाएगी तो फिर हमारा जिस्म ग्लाइकोजन स्टोरेज रिजर्वायर की तरफ चला जाएगा, और जो ग्लाइकोजन हमारे जिस्म में ज़ख़ीरा शुदा है उसको तोड़कर वापस ग्लूकोज़ बनाएगा, और फिर उस ग्लूकोज़ को इस्तेमाल करके एनर्जी हासिल कर लेगा। इससे भी आगे एक स्टेप आता है। फ़र्ज़ कर लीजिए कि ग्लाइकोजन भी काफ़ी सारी आपकी जिस्म की इस्तेमाल हो गई, और ये मैं तवक्को करूँगा कि जब बहुत सारे रोज़े हम रख लेते हैं, 10-15 रोज़े रख लेते हैं, तो फिर हमारे जिस्म में ग्लाइकोजन के ज़ख़ायर भी कम होना शुरू हो जाएंगे। तो फिर क्या होता है, फिर जिस्म एक दूसरे ज़रिए की तरफ चला जाता है, और वो ज़रिया है चिकनाई। और चिकनाई में भी फैटी एसिड नामी मालिक्यूल्स ऐसे हैं जिनसे एनर्जी हासिल की जाती है, और फैटी एसिड्स का ये मसला है कि इनसे बहुत ज़्यादा तवानाई हासिल होती है। यानी ये कहा जाता है, बायोकेमिस्ट्री का इल्म हमारा ये बताता है हमें कि 1 ग्राम चिकनाई से जितनी तवानाई हासिल होती है वो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स यानी शुगर्स जमा 1 ग्राम प्रोटीन्स, इन दोनों को मिला के भी जितनी तवानाई हासिल होती है उनसे भी कहीं ज़्यादा तवानाई हासिल होती है जब हम 1 ग्राम चिकनाई इस्तेमाल करते हैं। तो चिकनाई जो है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत कंसनट्रेटेड रिजर्वायर है एनर्जी का। तो जब हमारा ग्लूकोज लेवल कम हो गया, जब ग्लाइकोजन स्टोरेज रिजर्वायर कम हो गया, तो फिर जिस्म चिकनाई की तरफ चला जाता है और चिकनाई को इस्तेमाल करके उससे तवानाई हासिल करने का काम शुरू कर देता है। अब ये कैसे पता चलेगा कि जिस्म हमारा तवानाई के लिए चिकनाई इस्तेमाल कर रहा है या शुगर इस्तेमाल कर रहा है? तो जैसे मैंने कहा, चिकनाई से बहुत ज़्यादा तवानाई हासिल होती है, और हमारे जिस्म की ज़रूरत से ज़्यादा चिकनाई से तवानाई हासिल होती है, तो हमारा जिस्म वो सारी की सारी तवानाई इस्तेमाल नहीं कर सकता। नतीजा ये है कि कुछ एक्स्ट्रा तवानाई हमारे जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ा देती है। तो अगर रोज़ों के दौरान आपको ये महसूस हो कि जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ गया है, गर्मी लगना शुरू हो गई है, तो इसका मतलब ये है, इम्कान ये है कि आपका जिस्म उस वक्त चिकनाई को तवानाई के सोर्स के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। और जब चिकनाई का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो बाज़ वक़्त डायबिटिक पेशेंट्स में ये चीज़ देखने में आती है, क्योंकि उनका जिस्म शुगर तो इस्तेमाल कर नहीं सकता, तो उनका जिस्म अगर चिकनाई की तरफ चला जाए और चिकनाई भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दे एनर्जी तवानाई हासिल करने के लिए, तो फिर जिस्म में कुछ और मालिक्यूल बनना शुरू हो जाते हैं, जिनमें से एक मालिक्यूल है एसीटोन। और एसीटोन, जो केमिस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनको तो मालूम है कि एसीटोन के बारे में कहा जाता है कि इसकी बड़ी फ्रूटी स्मेल होती है। तो डायबिटिक पेशेंट के मुंह से भी कभी कभी ये फ्रूटी स्मेल आना शुरू हो जाती है, और ये इस चीज़ का इजहार होता है कि अब इस शुगर के मरीज़ का जिस्म चिकनाई को इस्तेमाल कर रहा है एनर्जी सोर्स के तौर पे। ये कैफियत कभी कभी रोज़ादार में भी पैदा हो जाती है कि रोज़ादार के मुंह से भी ये फ्रूटी स्मेल आना शुरू हो जाती है। ये इंडिकेशन होती है इस बात की कि अब उसका जिस्म चिकनाई को तवानाई के सोर्स के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। शुगर भी अब पीछे रह गई, ग्लाइकोजन के रिजर्वायर भी पीछे रह गए, और अब उस आदमी का जिस्म चिकनाई को इस्तेमाल कर रहा है।
ये सारी बात अभी हम थ्योरेटिकल उसमें कर रहे हैं अपने इल्म की बुनियाद पर कि जो बायोकेमिस्ट्री का इल्म हमें बताता है। अच्छा, अब चिकनाई को जब इस्तेमाल कर रहे हैं हमारा जिस्म तवानाई के सोर्स के तौर पर, तो इसमें यकीनन कोई जिस्म के अंदर तब्दीलियाँ आती होंगी और वो हम फिर प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर जो फ़ैट रेजरवायर्स मौजूद हैं वो इस्तेमाल हुए होंगे और हमारे जिस्म में जो चिकनाई कहीं ज़ख़ीरा हुई है वो इस्तेमाल हुई होगी और हमारे जिस्म के अंदर से चिकनाई की मिक़दार कम हो रही होगी। अब ये सारी गुफ्तगू जो मैंने इस वक्त की है ये है थ्योरेटिकल, हाइपोथेटिकल, कि हमारा जो इल्म हमें जो कुछ बताता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के बारे में, लिपिड मेटाबॉलिज्म के बारे में और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के बारे में, उसको जानते हुए, उसे मद्देनज़र रखते हुए हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। लेकिन क्या किसी ने रोज़ादार के जिस्म में वाकई इसको स्टडी किया, इन्वेस्टिगेट किया साइंटिफिकली, को एक्सपेरिमेंटली? तो जैसे मैंने शुरू में बताया कि ये तो मौजूद है कि तहकीक की गई है, लेकिन वो तहकीक इस तरह से नहीं है कि हर घंटे के हिसाब से या हर दिन के हिसाब से की गई हो। उसका बिलअमूम जो तरीक़ाकार है इन पेपर्स के हिसाब से वो ये है कि रमज़ान शुरू होने से एक दिन या चंद दिन पहले उस जिस्म का तज्ज़िया किया जाता है कि उसके खून में शक्कर की कितनी मिक़दार मौजूद है, चिकनाई कितनी है, कोलेस्ट्रॉल कितना है। फिर रोज़े शुरू होने के चंद दिन बाद, मसलन 7 दिन बाद क्या सूरत हाल है, 10 दिन बाद क्या सूरत हाल है, या 15-20 दिन बाद क्या सूरत हाल है, और फिर रोज़े ख़त्म हो जाने के बाद 1 हफ़्ते बाद, 2 हफ़्ते बाद या 4 हफ़्ते बाद क्या सूरत हाल है, वो रोज़ाना की बुनियाद पर तज्ज़िया कम से कम मुझे कहीं नज़र नहीं आया। लेकिन इन तहकीकी मकालों में भी जहाँ रमज़ान शुरू होने से पहले, रमज़ान के चंद दिन बाद और रमज़ान के ख़त्म होने के बाद जो नताइज हैं वो तकरीबन इसी तरह के हैं जैसे हमने डिस्कशन अभी की है कि रोज़ों की वजह से इंसान का शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल कम होता है, चिकनाई इस्तेमाल होती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है, प्रोटीन्स पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता आम तौर पे, और ये कैफ़ियत मिलती जुलती है एक ऐसी कैफ़ियत से जिसको टेक्निकली कहा जाता है स्टारवेशन। आपने देखा होगा जिन लोगों को खाने पीने को अगर मुनासिब मिक़दार में ख़ुराक ना मिले तो उनके बारे में हम कहते हैं कि वो स्टारवेशन का शिकार हुए हैं। तो ये रोज़ा जो है ये एक फोर्स्ड स्टारवेशन है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने आपको बताया कि आप ये कीजिए, 11 महीने आपको खुली छूट है, आप खाइए पीजिए, लेकिन 1 महीना पूरा फिर आप अपने आप को स्टारवेशन का शिकार कीजिए। और उसके बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारी हिकमतें हैं उसमें। ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जो लाइफस्टाइल हमें बताया है उसमें बड़ी हिकमतें हैं, बड़ी भलाइयाँ हैं इंसान के लिए। तो वो हम देख लेते हैं कि साइंस उस हवाले से क्या कहती है कि रोज़े के क्या फ़ायदे हैं, ये इसमें क्या हिकमतें हैं। पहली बात तो जैसे मैंने कहा कि शुगर लेवल आपका कंट्रोल रहता है। आपके जिस्म के अंदर एक मैकेनिज़्म मौजूद है, शुगर कम हो जाए तो ग्लूकागॉन नामी हार्मोन जो है वो काम में आता है और ग्लाइकोजन को तोड़ के आपका शुगर लेवल नॉर्मल पे ले आता है। और अगर शुगर लेवल आपका ज़्यादा हो जाए तो फिर इंसुलिन नामी एक और हार्मोन है, वो सीक्रेट होता है आपके जिस्म में और वो शुगर लेवल को कम करके नॉर्मल सतह पे ले आता है। गोया ये एक मैकेनिज़्म है होम्योस्टैसिस का कि जिसके ज़रिए ग्लूकोज़ लेवल को एक नॉर्मल सतह पे रखा जाता है। और नॉर्मल सतह आम तौर पे 100 से 120 मिलीग्राम शुगर फ़ी 100 मिलीलीटर ब्लड के हिसाब से गिनी जाती है। आपके जिस्म के अंदर मौजूद इस मैकेनिज़्म को रमज़ान के महीने में एक रेनोवेशन जिसे कहिए वो होती है कि बहुत ज़्यादा दबाव भी नहीं है क्योंकि आपने पूरा दिन कुछ नहीं खाया पिया, लिहाजा इस सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव नहीं पड़ता। हाँ, इल्ला ये एक सिचुएशन में हम दबाव डाल देते हैं कि इफ्तार के वक्त हम जो पेट भर के बल्कि दबा के खाने पीने के तो वो फिर हम अपने सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं और वो इस हिकमत से ये इस तरह का खाना पीना हमें दूर ले जाता है। ग्लाइकोजन स्टोरेज या ग्लाइकोजन रेजरवायर आपके जिस्म के जो हैं वो डिप्लीट होते हैं, बहुत ज़्यादा तो डिप्लीशन नहीं होती लेकिन बहरहाल डिप्लीट होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो चिकनाई जो पूरे 11 महीने आपने फूड दबा के खाया और आपके जिस्म में वो चिकनाई ज़ख़ीरा हुई, वो ज़ख़ीरा शुदा चिकनाई इस 1 महीने के रोज़ों के बाद तकरीबन मोबिलाइज़ हो जाती है और 11वें महीने
12वें महीने के बाद आपको फिर इजाज़त मिल जाती है कि जनाब फिर खाइए और फिर नए सिरे से इसका ज़ख़ीरा करना शुरू कर दीजिए। और इसमें एक और साइंटिफिक हिकमत ये है कि बहुत सारे जहरीले मादे ऐसे हैं जो इस चिकनाई के स्टोरेज के अंदर दब जाते हैं। ठीक है। तो जब ये चिकनाई मोबिलाइज़ हो जाती है तो वो जहरीले मादे भी बाहर निकल आते हैं और आपका जिस्म उनको अपने जिस्म से खारिज कर लेता है, उनसे निजात पा लेता है। फिर जब आप नए सिरे से चिकनाई को ज़ख़ीरा करना शुरू कर देते हैं। सर ये लिटरेचर में आता है कि जैसे स्टार्वेशन की बात हुई कि इसमें जहरीले मादे निकलते हैं, तो इसमें ये पढ़ा लिटरेचर में है कि डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस जो है वो ट्रिगर हो जाता है कि जब आप फास्टिंग कर रहे होते हैं तो डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है और ऐसे कोई ब्रेन से जो है न्यूरोट्रोफिन फैक्टर प्रोड्यूस होते हैं, तो जिससे जो है वो दोबारा जो डैमेज सेल होते हैं इवन बॉडी में वो भी रीजनरेट हो जाते हैं। मैं उधर भी आता हूँ जी उधर भी आता हूँ, लेकिन ये एक आपने बड़ी टेक्निकल बात कर दी है। मैंने आम फहम ज़बान में बात समझाने की कोशिश की थी कि जो डिटॉक्सिफिकेशन का अमल है ये है जिस्म में मौजूद जहरीले मादों का जो जिस्म के अंदर पैदा होते हैं उनको ख़त्म करने का और उनको जिस्म के अंदर से खारिज करने का। तो रमज़ान में ये काम स्टिमुलेट हो जाता है। इसके अलावा क्या होता है, आपके रेड ब्लड सेल्स की तादाद बढ़ जाती है, ठीक है। आपके खून के जो सुर्ख खलिए हैं उनकी तादाद बढ़ जाती है, खून के सफ़ेद खलिए जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनकी तादाद बढ़ जाती है, प्लेटलेट्स की तादाद बढ़ जाती है। इसका एक असर ये होता है कि वाइट ब्लड सेल्स हमारी इम्यूनिटी, हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। जब इनकी तादाद बढ़ती है आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। पता नहीं आपको एक्सपीरियंस हुआ या नहीं हुआ, मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर रमज़ान के महीने में कहीं कोई कट लग जाए तो वो जितनी तेज़ी से मैंने रमज़ान में भरते हुए वो ज़ख़म देखा है, मैंने किसी और महीने में वो ज़ख़म भरते हुए नहीं देखा। ये मेरा ज़ाती एक तरह से तजर्बा समझ लीजिए आप, ये इम्यूनिटी बढ़ने की। अच्छा, एक बड़ी रीसेंट तहकीक है, चंद साल पहले एक जापानीज़ साइंटिस्ट को इस काम पे नोबेल प्राइज़ भी मिला है और वो ये है कि उन्होंने डिस्कवर ये किया है कि अगर खलियों को स्टारवेशन का शिकार कर दिया जाए तो एक प्रोसेस है ऑटोफेजी के नाम से, वो जिस्म में स्टिमुलेट हो जाता है। ये ऑटोफेजी क्या है, स्टारवेशन की कंडीशन में हमारा जिस्म ऐसे खलियों को खाना शुरू कर देता है जो पहले से जिनमें कोई नक्स हो या जो डैमेज हो या जो कैंसरस सेल हों। जीन थेरेपी स्टार्ट हो जाती है। जीन थेरेपी एक और चीज़ है, लेकिन कैंसरस या डैमेज सेल्स को जिस्म खाना शुरू कर देता है अंडर द कंडीशन ऑफ स्टारवेशन। ठीक है। तो रोज़ा भी तो एक स्टारवेशन की कंडीशन है, लिहाजा फिर वही बात कि हम एक्सपेक्ट करेंगे, तवक्को करेंगे कि इस कंडीशन में भी हमारे जिस्म में अगर कोई डैमेज सेल्स या कैंसरस सेल्स पैदा हो रहे हैं या मौजूद हैं तो हमारा जिस्म उनको भी खा जाएगा और उनसे हमें निजात मिल जाएगी। तो बड़ी हिकमतें हैं रोज़ा रखने की। अल्लाह ताला हमें सही मानों में रोज़े रखने की तौफीक दे ताकि जो हिकमतें अल्लाह ने इसके अंदर पोशीदा रखी हैं हम उनसे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। लेकिन उसके लिए कंडीशन वही है, गुजारिश करता चलूँ कि सहरी के वक्त मुनासिब मिक़दार में खाइए और इफ्तार के वक्त भी मुनासिब मिक़दार में खाइए। ये जो अभी ग्लूकोज़ लेवल कम होने की मैंने बात की है, साइंटिफिक पेपर्स ये कहते हैं कि दिन भर ये ग्लूकोज़ लेवल बहुत ग्रेजुअली स्लोली कम होता है, लेकिन जब आप इफ्तार करते हैं तो फिर ये एकदम से बढ़ता है। सही। अब अगर आप इफ्तार के वक्त आपने दबा के खा लिया, दबा के तो बहुत ऊपर चला तो फिर वो एकदम से बहुत ज़्यादा भी बढ़ सकता है। लिहाजा हर चीज़ में एतदाल ज़रूरी है और सहरी के वक्त भी एतदाल का रास्ता इख्तियार कीजिए। और इफ्तार के वक्त चिकनाई ज़्यादा खाएं तो क्या उसका फ़ायदा हो सकता है? नहीं, चिकनाई तो जितनी ज़रूरत है उतनी आपको खानी चाहिए। ठीक है। ज़रूरत से ज़्यादा तो कोई भी चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, ना कार्बोहाइड्रेट्स, ना चिकनाई, ना जितनी आपके जिस्म की ज़रूरत है उतनी आपको लेनी चाहिए। वो दबा के खाने वाली बात जो है ना सहरी के वक्त मुनासिब है ना इफ्तार के वक्त मुनासिब है। तो उम्मीद है कि उस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा कि वो जो सोशल मीडिया पे मैसेज चल रहा है उसमें साइंटिफिकली कितनी सदाकत या कितनी सच्चाई है। और जैसा हमने कहा कि हमने कोशिश की कि हमारे 8 से 80 के दोस्तों तक भी इस सवाल का जवाब करते हैं रोज़ा रखने के हवाले से। तो जो बहुत छोटे हैं तो इवन ग्लूकोज कम हो रहा है तो उनकी बॉडी पे फिर इसका इफेक्ट होगा? नहीं, मैंने बताया कि जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने जो मैकेनिज्म रखा है वो रेजरवायर्स को, स्टोर्ड मालिक्यूल्स को इस्तेमाल करके आपको उस सतह पे नहीं जाने देता। और जितने साइंटिफिक पेपर मैंने इस हवाले से पढ़े हैं उनमें से
अक्सर का कंक्लूजन ये है कि रोज़ा रखने से रोज़ादार के जिस्म पर कोई एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं होता, ठीक है। कोई ऐसा इफ़ेक्ट नहीं होता कि जो उस जिस्म के लिए नुकसान दे। स्पिरिचुअली भी फ़ायदा है, मेडिकली भी वो फ़ायदा तो है ही है, ठीक है। जाहिर है आप अल्लाह का हुक्म मान रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मान रहे हैं, तो वो तो एक है ही है। जी। लेकिन मेडिकली या साइंटिफिकली साइंस हमें ये बता रही है कि रोज़ा रखने का जिस्म के ऊपर कोई ऐसा बुरा असर नहीं पड़ता जिससे आपकी सेहत मुतासर हो।